नमस्कार, मैं सरोजनी पांडे अपने चैनल सरस्वती गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मेहनत से पढ़ रहे होंगे। शब्द भेद के अंतर्गत आज हम चौथा भेद पढ़ेंगे। वह है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। एक हमने पढ़ा है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो व्युत्पत्ति का मतलब होता है कि शब्द तो उत्पन्न हैं, लेकिन वो और चीज़ों को वहन करके लेकर चल रहे हैं और शब्दों को। अब वो कौन से हैं? जैसे कि उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, ठीक है ना, इस प्रकार के उनको लेकर के चल रहे हैं। दो शब्दों को मिलाकर, दो अलग अलग शब्द हैं उनको जोड़ करके अलग अर्थ निकाल रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को व्युत्पन्न शब्द कहा जाता है। व्युत्पत्ति के आधार पर उसे शब्द भेद में रखा गया है। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का मतलब उत्पन्न होना होता है, उपजना होता है, निकलना होता है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार का है, ठीक है। तो ये मैंने लिख रखा है, आपकी सुविधा के अनुसार मैंने सारा का सारा लिख दिया है और देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है हमारा तत्सम शब्द। तत्सम शब्द सबसे पहले कौन सी भाषा आई थी? सबसे पहले आई थी संस्कृत भाषा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? जो भाषा आई थी वो क्या थी? सभी लोग संस्कृत में ही बातें करते थे। वो कौन सी थी? संस्कृत थी, ठीक है। संस्कृत के बाद जब लोगों ने उसी संस्कृत भाषा को कुछ अपने हिसाब से, अपने पर्यावरण के हिसाब से, अपने रहन सहन के हिसाब से, अपनी सुविधा के अनुसार सरलता से करके उसी शब्द को सरल भाषा में अपने हिसाब से करके जब लोग बोलने लगे और लिखने लगे, तब वह तद्भव शब्द कहलाया। लेकिन तत्सम क्या था? तत्सम जो था वो संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। सबसे पहले सब लोग जब शुरू और कोई भाषा नहीं थी तब लोग संस्कृत में ही बातें करते थे, ठीक है, संस्कृत में ही बोलते थे, ठीक है। तो तत्सम शब्द क्या है? संस्कृत की जो भाषा थी, जो संस्कृत के शब्द हैं वह सभी के सभी क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। ऐसे शब्द जो हमारी हिंदी में संस्कृत के ज्यों के त्यों, संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में समाहित कर लिए गए हैं, ले लिए गए हैं बिना रूप परिवर्तन किए बिना, ठीक है, वे क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। लेकिन जिनका रूप परिवर्तित कर लिया गया अपने हिसाब से, अपने पर्यावरण के हिसाब से, अपनी सरलता के अनुसार, वह तद्भव शब्द कहलाई, ठीक है। तो तत्सम और तद्भव समझ में आ गया कि जिनका रूप परिवर्तन कर लिया गया हिंदी भाषा के अनुसार वह तद्भव कहलाए, और जिनका रूप परिवर्तन नहीं किया गया, संस्कृत में जैसे लिखे जाते थे वैसे ही हिंदी में प्रयोग किया जाता है, वह तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तीसरा है देशज शब्द। देशज, देशज का मतलब होता है देश प्लस ज, देश प्लस ज। ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला। जो शब्द देश में जन्म लिए हैं, देश में जन्म लिए हैं। देश में जन्म लेने का मतलब क्या होता है? किसी पर्यावरण के हिसाब से, किसी क्षेत्र के हिसाब से, है ना। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं, 18 बोलियां हैं और उसकी बहुत सारी उपभाषाएं हैं, है ना। पढ़ेंगे हम, जब जरूरत होगी उसे पढ़ना होगा, पढ़ेंगे। तो वे सारी भाषाएं कहाँ कहाँ से, जैसे मान लिया राजस्थान की बात करूं तो वहाँ कम से कम 6-7 बोलियां ऐसी हैं जो अलग अलग एरिया के हिसाब से क्षेत्रीय भाषाएं हैं, है ना। तो वे सभी भी हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। तो इन्हीं भाषाओं को, और उस क्षेत्रीय भाषा में किसी भी चीज़ को हम जिस भी भाषा में बोल लेते हैं और फिर उसे लिखने भी लगते हैं तो वो तद्भव भाषा कहलाती है, ठीक है। वो देशज भाषा कहलाती है। देशज का मतलब जो देश में जन्म लेती हैं, ठीक है, वो कहीं लिखी पढ़ी हुई नहीं है, लेकिन देश में जन्म लेती हैं, क्षेत्रीय भाषाओं में जन्म लेती हैं, लोग उसका प्रयोग करने लग जाते हैं, बोलने में भी, लिखने में भी। तो वह भाषा, वह शब्द जो हैं देशज शब्द कहलाते हैं। पढ़ेंगे हम विस्तार से इसको, ठीक है। चौथा है आगत या विदेशज भाषा शब्द। आगत या विदेशज शब्द। तो आगत का मतलब आई हुई, कहीं से आई हुई यानी देश से बाहर, और विदेशज का मतलब ही होता है विदेश में जिसका जन्म हो, ठीक है।
विदेशज का मतलब होता है विदेश प्लस ज, जिसका विदेशी भाषा से जन्म हुआ हो, जो विदेशी भाषा से ली गई हो, जो विदेशी भाषा से आई हो, ऐसी भाषा को विदेशज शब्द कहा जाता है, आगत या विदेशज शब्द। ठीक है। पांचवा है संकर शब्द। ये मैंने पढ़ाया था थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन हम विस्तार से अब इसको पढ़ेंगे। मैंने कहा था कि विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग इसको। ठीक है। तो संकर शब्द क्या होता है, मैंने खूब उदाहरण देके बताया था कि जब दो बीज को एक में मिला करके बो दिया जाता है तो उसका एक पौधा निकलता है और उस पर दो तरह के फूल, दो तरह के फल खिलते हैं। ठीक है। उसी तरीके से अलग अलग दो भाषाओं से मिलकर के कोई एक शब्द बनता है और वो एक ही अर्थ प्रकट करता है, दो अर्थ नहीं प्रकट करता। जबकि दो अर्थ प्रकट करने वाली भाषा, अलग अलग भाषा और शब्द, अलग अलग भाषा के शब्द होते हैं, दोनों अलग अलग अर्थ भी प्रकट कर रहे होते हैं, लेकिन जब उनको जोड़ दिया जाता है तब वह एक शब्द हो जाते हैं और कोई एक ही अर्थ देते हैं, दो अर्थ नहीं देते। ठीक है। ऐसे शब्दों को संकर शब्द कहा जाता है, जैसे रसोई घर, रेलगाड़ी, है ना, बहुत सारे शब्द हैं। तो पढ़ेंगे जब हम विस्तार से पढ़ेंगे। सॉरी, आज हम पढ़ेंगे तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। तत्सम और तद्भव मैं थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ, उसके बाद मैं ट्रिक से आपको समझाऊंगी कि तत्सम को कैसे पहचाने और तद्भव को कैसे पहचाने। वैसे संस्कृत में ही लिखा हुआ होता है, लेकिन जब हम पढ़े नहीं होते हैं उन शब्दों को तो हमें पता नहीं होता है, हम कंफ्यूज से हो जाते हैं कि ये कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव है, क्योंकि दोनों हम सरलता से हिंदी में प्रयोग कर रहे होते हैं तो हमें नहीं समझ में आता कि ये संस्कृत का है या हिंदी का है। ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसे आगत भाषा की बात करूं, हम लोग उसे बड़े आराम से अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं। कैंची हो गया, लालटेन हो गया, है ना, बहुत सारे शब्द हैं। तो जो आगत भाषाएं अंग्रेजी मतलब विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते ये आए कहाँ से हैं, कौन सी भाषा से ली गई है, कौन सी विदेशी भाषा से, कौन देश की भाषा है, हमें नहीं पता होता है। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से संस्कृत शब्द और हिंदी शब्द में भी हम ज़्यादा फर्क नहीं कर पाते हैं। तो कल अगला जो वीडियो होगा वो ट्रिकी वीडियो होगा, यानी कि आपको मैं ये बताऊंगी कि किस किस प्रकार से कौन कौन सा वर्ण आ जाए तो आप समझ लो कि ये संस्कृत है, कौन सा वर्ण आ जाए तो आप समझ लो कि ये हिंदी है यानी तद्भव है। ठीक है। कौन सा वर्ण आए तब तत्सम होगा और कौन सा वर्ण आए तब तद्भव होगा, ये बताऊंगी मैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको तत्सम तद्भव की परिभाषा बता देती हूँ, आपके सुविधा अनुसार मैंने लिख लिया है और दो चार उदाहरण भी मैंने लिख लिए हैं दोनों के, तो आप देख लीजिए, समझ लीजिए इसको। ये मैंने लिख रखा है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। पहला हो गया तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा आगत या विदेशज, पांचवा है संकर शब्द। संकर माने मिलावट। ठीक है, ये समझ लो, संकर माने मिलावट होता है, दो भाषाओं को मिला करके एक शब्द बनाना, सिंपल सा। अब है तत्सम शब्द का की परिभाषा लिख रखी है आपकी सुविधा के अनुसार। जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों ले लिए जाते हैं बिना किसी परिवर्तन के, जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं उसे तत्सम शब्द कहा गया है। ये मैंने परिभाषा आपकी सुविधा के अनुसार लिख दिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। अब इसका उदाहरण मैंने यहाँ नहीं लिखा, मैंने सोचा कि दोनों का एक साथ लिख देते हैं। दूसरा है तद्भव शब्द, वह शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित होकर यानी बदलकर, ठीक है, बदलकर परिवर्तित होकर हिंदी में आ गए हैं, हिंदी में लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, अर्थात जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुसार ढाल लिया गया है। प्रकृति का मतलब क्या होता है? स्वभाव, नेचर। ठीक है, प्रकृति माने स्वभाव या नेचर, यानी हिंदी में जो सरल हो। हिंदी का स्वभाव क्या है? हिंदी का मतलब सरल। ठीक है, तो जो सरलता से लिखा जा सके, पढ़ा जा सके, यानी कि हिंदी के स्वभाव के जो शब्द हों उनको संस्कृत से हिंदी में कर लिया गया, ढाल लिया गया, वह तद्भव शब्द कहलाए। जिनका रूप परिवर्तित करके सरल बना दिया गया और हिंदी में प्रयोग किया जाने लगा, वह तद्भव कहलाए, तद्भव शब्द कहलाए। ठीक है,
अब ये मैंने 2-4 शब्द इसके 2-4 इसके लिख रखे हैं। यहाँ तो मैंने ऐसे दिखाने के लिए आपको लिख दिया है कि ऐसे ऐसे होते हैं, बाकी समझा दिया मैंने। कल मैं ट्रिक से बताऊंगी कि किसी शब्द में कौन सा वर्ण आ जाए तो आप पकड़ लो कि वो संस्कृत है, तत्सम शब्द है, और कौन सा वर्ण आ जाए तब आप पकड़ लो कि जान जाओ कि वो तद्भव शब्द है। ये अगला वीडियो होगा, ट्रिकी होगा। अभी फिलहाल यहाँ ये जान लीजिए। देखिए, जैसे अग्नि लिखा हुआ है, अग्नि जो है ये संस्कृत शब्द है। अग्नि क्या है? संस्कृत शब्द है, लेकिन इसे हिंदी के जो स्वभाव के अनुसार ढालने के लिए, सरल रूप से बोलने के लिए, लिखने के लिए क्या कहा जाता है? आग, है ना, आग कहा जाता है। ठीक है, तो ये अग्नि क्या है? तत्सम है, जो संस्कृत शब्द है। आग क्या है? परिवर्तित रूप है अग्नि का, तद्भव शब्द है। आम्र, आम्र का मतलब होता है आम। ठीक है, आम्र माने आम होता है और उसका परिवर्तित रूप है, तद्भव शब्द है आम। हम आराम से कह लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है सूर्य। सूर्य देखते होंगे, सुबह निकलते हैं तभी दिन होता है और छिप जाते हैं तो रात होती है। सूर्य, सूर्य संस्कृत शब्द है और इसको सरल रूप दे करके जो है सूरज लिखा गया है, परिवर्तित करके। ठीक है, जिसे हम आराम से बोल सकें, तो दूसरों के समझ में भी आ जाए क्या बोल रहे हैं, है ना। तो ये हिंदी में कर लिया गया, इसको परिवर्तित करके ये हो गया सूरज, ये तद्भव शब्द हो गया। जैसे चंद्र, सूर्य चंद्र, है ना, तो चंद्र क्या है? संस्कृत शब्द है, तत्सम शब्द है, लेकिन इसको सरल बनाया गया। कैसे? चांद लिखा गया। चांद, है ना, चंदा मामा आजा, दूध कटोरी खाजा, है ना। तो ये सरल रूप में बनाया गया है ताकि जो बोलने वाले हैं या सुनने वाले हैं वो आराम से समझ सकें देसी भाषा में। ठीक है ना, उस तरीके से। और फिर उसके बाद मैंने लिखा पृथ्वी, भूमि, बहुत सारी, धरा, है ना, धरा भी संस्कृत शब्द है। तो कई सारे शब्द हैं। तो ये जैसे इस तरीके से अब यहाँ सुगम बनाने के लिए पृथ्वी को देखिए वसुंधरा भी कहते हैं, धरा भी कहते हैं, भूमि भी कहते हैं, पृथ्वी भी कहते हैं। तो ये सारे शब्द जो होते हैं ये संस्कृत के शब्द होते हैं, तत्सम शब्द हैं, लेकिन उसको सरल बनाने के लिए हिंदी रूप परिवर्तित करके हिंदी के स्वभाव के अनुसार लिखने बोलने के लिए क्या कहा जाता है? धरती माता। क्या कहते हैं? धरती माता। तो इसी तरीके से मैं अब आपको, ये तो मैंने ऐसे उदाहरण बता दिया है कि इस प्रकार से जो है रूप परिवर्तित किए जाते हैं, और इस प्रकार से जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं, और जो हिंदी के शब्द होते हैं उन्हें परिवर्तित करके लिख लिया जाता है, वह तद्भव कहलाते हैं। कल जो मेरा अगला वीडियो होगा उसमें मैं बताऊंगी, अभी मैंने 2 बार बता लिया, एक बार और बता देती हूँ कि उसमें मैं बताऊंगी कि कौन सा वर्ण शब्द में रहे। वर्ण माने अक्षर, ठीक है, जिससे हम पकड़ पाएं कि ये तत्सम है और ये तद्भव है। ठीक है, तो इंतजार कीजिए अगले वीडियो का, जो ट्रिकी वीडियो होगा तत्सम और तद्भव पहचानने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, खूब शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तत्सम और तद्भव बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो तो मेरा हर वीडियो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये जो है बच्चे, बहुत मांग थी बच्चों की कि मैम तत्सम तद्भव पढ़ाइए। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं अलंकार पढ़ाइए, सब पढ़ाऊंगी, धीरज रखिए, आराम आराम से पढ़ाया जा सकता है, एक साथ पढ़ाया नहीं जा सकता। बड़ा वीडियो बनाऊंगी तो आप देखेंगे नहीं, है ना। तो जबकि एक वीडियो में जब सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है तो पढ़ाने वाले को भी संतुष्टि मिलती है और देखने वाले को भी संतुष्टि मिलती है। पर सब लोग ये चाहते हैं कि छोटा सा वीडियो हो और उसी में सब कुछ भरा हो, गागर में सागर। चलिए, कल जो अगला वीडियो होगा उसमें गागर में सागर ही होगा, ट्रिक में पढ़ाऊंगी और तब आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।